हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 19 मार्च और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 19 मार्च 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर अगर पहली बार आए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं लास्ट डे के 1 मिनट में रिवीजन से, उसके बाद आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने बात किया था इस्लामोफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। टाटा महिला प्रीमियर लीग 2024 रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की महिला टीम ने जीत लिया है। और अभी क्राफ्टॉन कंपनी ने भारत में देश का पहला गेमिंग इनक्यूबेटर लॉन्च करने की घोषणा की है। परोपकारी कार्यों के लिए पीवी नरसिम्हा मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किए गए रतन टाटा जी। इसके अलावा अभी हाल ही में महिला सशक्तिकरण के लिए योग यानी योगा फॉर विमेन एम्पावरमेंट इस थीम के साथ योग महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया योग दिवस के 100 दिन पहले से। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं मोहम्मद मुस्तफा। और चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट जारी कर दी है और ये एसबीआई से लेकर के इन्होंने जारी किया है। इसके तहत सबसे ज्यादा फंड मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को। और अभी हाल ही में सऊदी अरब ने दोस्तों दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बन गए हैं नवनीत कुमार सहगल। और स्पेस एक्स ने दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट स्टारशिप का तीसरा लॉन्च किया था। हालांकि पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हो पाया है, लेकिन पार्शियल सक्सेस हुआ है। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है 1 मिनट में रिवीजन। अब हम लोग आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इसकी क्विज और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप एमजेटी ऐप से डाउनलोड कर लिया कीजिए। बिल्कुल फ्री में सभी वीडियोज की पीडीएफ और क्विज आपको प्रोवाइड की जाती हैं। आप वीडियो कोर्स सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर हमारे वीडियो कोर्सेज और ई बुक सेक्शन में जाकर के आप हमारे मंथली वगैरह के ई बुक भी ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लगातार कौन सी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता? दोस्तों व्लादिमीर पुतिन लगातार 5वीं बार राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके हैं। ठीक है, ये वो व्यक्ति हैं जो अकेले रेस में दौड़ते हैं, उसके बाद जीत हासिल कर लेते हैं। तो व्लादिमीर पुतिन जो है ये 5वीं बार राष्ट्रपति बन गए हैं। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले अलेक्सिया नावेल्नी करके इनके विरोधी भी थे जो बहुत दिनों से जेल में बंद थे, मुखर विरोधी थे इनके, उनकी लाश पाई गई। तो ये ऐसा ही होता है इनके विरोधियों के खिलाफ, मतलब कि इनका जो खुल करके विरोध करता है तो या तो वो कहीं मरा पाया जाता है या तो फिर उसकी अचानक डेथ हो जाती है। फिलहाल यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन की बात करें, इंडिया के लिए तो भैया अच्छे ही हैं ये तो इंडिया से सेंटीमेंट इनका ज्यादा है रूस का। ठीक है, बहुत सारे व्यापार होते हैं, ट्रेड होते हैं। तो व्लादिमीर पुतिन जो है लगातार 5वीं बार चुनाव जीत चुके हैं। व्लादिमीर पुतिन 76.1% वोट हासिल किए हैं और सोवियत रूस के बाद अब तक की ये सबसे बड़ी जीत रही है। रूसिया की अगर बात करें तो रसिया एशिया का ही नहीं बल्कि दुनिया का भी सबसे बड़ा देश है। एक्चुअली में एशिया में ये पड़ता है, आधा एशिया में आधा यूरोप पे पड़ता है। तो इसे इसलिए यूरेशिया महाद्वीप करते हैं। देखो दो देश ऐसे हैं ना जो यूरोप एशिया दोनों में पड़ते हैं, जैसे एक ये हो गया और दूसरा एक और देश है जैसे आपका तुर्की, ये भी इसका कुछ हिस्सा पड़ता है एशिया में, कुछ हिस्सा पड़ता है यूरोप में। तो ऐसे इसे भी यूरेशिया महाद्वीप का कहते हैं। क्षेत्रफल के मुकाबले में तो नंबर 1 पर है रसिया यानी रूस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक डेटा जारी हुआ था जिसमें मैंने आपको बताया था भारत का जो हथियार है वो 36% हिस्सेदारी है रसिया की, उसमें मतलब 36% उन लोगों ने रसिया से खरीद रखे वेपन यूज कर रहे हैं। मॉस्को इसकी राजधानी है, मुद्रा रूबल होती है। अगला, मार्च 2024 में किस राज्य में देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र खोला गया है। इसका उद्घाटन किया है पीएम मोदी जी ने वर्चुअली, हालांकि इन्होंने इसका उद्घाटन किया। और ये 3F ऑयल पाम कंपनी के द्वारा बनाया गया है। 3F ऑयल पाम कंपनी जो है इसी के द्वारा ये संयंत्र जो है ऑपरेट किया जा रहा है, 3F ऑयल पाम। ओके, कहां पर? अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी के रोइंग में इसकी स्थापना की गई है। ये क्या करेगा? ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड या कहें कि बहुत ही हाई टेक बेस्ड ऑयल पाम संयंत्र है। ये पाम ऑयल बनाएगा। ओके, और पाम ऑयल प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग करेगा। शून्य अपशिष्ट संयंत्र है, यानी कि ये जीरो वेस्ट प्लांट है। जीरो वेस्टेज होंगे, इसके जो वेस्टेज होंगे वो भी इसी में यूज कर लिए जाएंगे, तो नेट ओवरऑल जीरो वेस्टेज होंगे। तो ये भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र है अरुणाचल प्रदेश में। 3F ऑयल पाम के सीईओ हैं संजय गोयनका। अरुणाचल प्रदेश अब पिछले दिनों में कब कब चर्चे में रहा उसको हम लोग रिकॉल करेंगे। सेला टनल का उद्घाटन यहाँ पर किया गया। बिचोम को यहाँ का
27वां जिला बनाया गया। हर घर जल योजना में 100% संतृप्ति हासिल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का 10वां राज्य बना। विशेष विशेष बाघ संरक्षण बल की इन्होंने मंजूरी हासिल कर ली है केंद्र से। अरुणाचल प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस अभी 20 फरवरी को मनाया गया था। अरुणाचल प्रदेश अगर आप देखोगे तो भारत के सबसे पूर्व में एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश। पेमा खांडू जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर यहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल केवल त्रिविक्रम पटनायक है। ईटानगर राजधानी है। यहाँ पर जिले 27 हैं। अब विधानसभा में 60 सीटें, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीट यहाँ से जाती है। नेशनल पार्क की अगर बात करें तो नामदफा नेशनल पार्क है, कमलांग टाइगर रिजर्व है, मोलिंग नेशनल पार्क है, पक्के टाइगर रिजर्व है। ठीक है, अगला। हाल ही में चुनाव आयोग ने किसको पीडब्ल्यूडी श्रेणी में राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक पैरा तीरंदाज खिलाड़ी शीतल देवी को दोस्तों पीडब्ल्यूडी श्रेणी में इनको अपना नेशनल आइकन चुना हुआ है। देखो लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं, लोकसभा इलेक्शन को प्रमोट करने के लिए चुनाव आयोग अलग अलग सेलिब्रिटीज को आइकन बनाता है, किसी को स्टेट आइकन, किसी को नेशनल आइकन। तो इनका उद्देश्य यही रहता है कि उनके थ्रू कुछ शब्द ऐसे बुलवाए जाएं जो उनके फैन फॉलोअर जो हैं वो सुन सकें, और वो शब्द वोटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के वोटिंग कर सकें, इसको लेकर के यहाँ चुनाव आयोग जो है ऐसा तरह तरह की कैंपेनिंग करता है। जैसे आपने देखा पिछले दिनों में सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकन बनाया गया, राजकुमार राव एक्टर हैं उनको बनाया गया नेशनल आइकन। इसके अलावा शुभमन गिल को पंजाब में बनाया गया था, स्टेट आइकन बनाया गया था। मैथिली ठाकुर को बिहार में बनाया गया था, स्टेट आइकन। ऐसे ऐसे समय समय पर चुनाव आयोग बनाता रहता है, किसी को स्टेट आइकन, किसी को नेशनल आइकन। अभी लोकसभा चुनाव के लिए ये जितने भी पैरा खिलाड़ी हैं, पैरा एथलीट हुए, पैरा तीरंदाज हुए, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हुए, इन सभी को ये अपने शब्दों से चुनाव में वोटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हिस्सा लेने को लेकर के ये उत्साहित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है जी। अर्जुन पुरस्कार विजेता भी ये रह चुकी हैं। अगर चुनाव आयोग के बारे में बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार जी हैं, और 2 नए चुनाव आयुक्त की अभी नई नियुक्ति हुई है, तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। एक तो है ज्ञानेश कुमार जी और एक है सुखवीर सिंह संधू। दोनों का नाम आपको याद रखना है, नए चुनाव आयुक्त से पूछा जाएगा आपसे। अरुण गोयल साहब ने इस्तीफा दे दिया था और अनूप चंद्र पांडे रिटायर हुए थे। ये पिछले महीने की घटना है। तो बाकी चीजें मैं आपको बता ही चुका हूँ। चुनाव आयोग के बारे में अगर बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए चुनाव आयोग जो है ये अनुच्छेद 324 में इसके बारे में वर्णन किया गया है, और ये पड़ता है भाग 15 में। अभी हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के इशू हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की डाटा जारी करो, उसको हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज। अगला है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों एक सनसनीखेज खबर आई कल। तेलंगाना की जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन जी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया अचानक से। तमिलिसाई सौंदरराजन ये तेलंगाना की राज्यपाल तो थी ही थी, साथ ही साथ पुडुचेरी की उपराज्यपाल भी थी। तो दोनों ही पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तमिलिसाई सौंदरराजन ये तमिलनाडु में बीजेपी की अध्यक्ष भी रह चुके थे, भारतीय जनता पार्टी की। तो इनको 2019 में तेलंगाना में गवर्नर नियुक्त किया गया था, राज्यपाल नियुक्त किया गया था। साथ ही साथ में जब पुडुचेरी से किरण बेदी जी को हटाया गया था तो उनकी जगह पर ये पुडुचेरी का भी कार्यभार देख रही थी, उपराज्यपाल पद का। पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है। तो दोनों ही पद से अभी हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है जी। तो 2019 तक तमिलनाडु की ये रह चुकी हैं, बाकी सब चीजें मैंने बताया। अच्छा, तेलंगाना की ये दूसरी राज्यपाल हैं। तेलंगाना जब 2014 को 2 जून को जब राज्य बना तो पहले राज्यपाल वहां के बनाए गए ESL नरसिम्हा। तो पहले राज्यपाल और पहले मुख्यमंत्री पूछा जा सकता है। KCR साहब जो हैं वो वहां के पहले सीएम बने थे, के चंद्रशेखर राव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना के नए सीएम आप जानते हो रेवंत रेड्डी बन गए हैं। अभी 5 राज्यों का चुनाव हुआ था तो उसमें तेलंगाना भी शामिल था, और तेलंगाना के नए सीएम कांग्रेस पार्टी से रेवंत रेड्डी बने हैं। यही डिटेल्स आपका इंग्लिश में है। आगे तेलंगाना के बारे में अगर आप जानो डिटेल में तो चलो, हैदराबाद इसकी राजधानी है, इसको ध्यान रखना। रेवंत रेड्डी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से सीएम है। तमिलिसाई सौंदरराजन जी अब यहाँ की गवर्नर नहीं है। 33 जिले हैं, विधानसभा में 119 सीटें, लोकसभा में यहाँ से 17 और राज्यसभा में 7 सीट जाती है। हुसैन सागर, निजाम सागर, भद्रकाली ये यहाँ की झीलें हैं। श्री सैलम टाइगर रिजर्व और कंवल वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर है। और इसके अलावा अगर लोकेशन देखोगे तो तेलंगाना यहाँ पर पड़ेगा। ये 2 जून को 2014 को आंध्र प्रदेश से
अलग हुआ था। जब ये अलग हुआ था तब 29वां राज्य बना था। बाद में इधर 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो इसीलिए एक राज्य की संख्या कम हो गई। तो अभी राज्य की संख्या है 28। ठीक है, 8 यूनियन टेरिटरी है। कुछ प्रमुख और इस्तीफों की अगर बात करें तो अभी कुछ दिन पहले अरुण गोयल साहब ने इस्तीफा दे दिया था चुनाव आयुक्त के पद से। इसके पहले बनवारी लाल पुरोहित पंजाब और चंडीगढ़ के मतलब उपराज्यपाल और पंजाब के राज्यपाल के पद से इन्होंने इस्तीफा दिया था। हेमंत सोरेन जी झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए थे। उदय कोटक कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ के पद से इस्तीफा दिए थे। अनंत माहेश्वरी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के पद से दिए थे इस्तीफा। ठीक, अगला, अच्छा एक और जरूरी बात, देखो वीडियो देखते हो आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते हो। वीडियो को देखा करो, अगर इन्फॉर्मेटिव लगे, अगर आपको लगे कि इसमें कंटेंट को इकट्ठा करके मैं आपके लिए लाता हूँ, फ्री में आपको कंटेंट देता हूँ, तो आपके लिए अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दिया करो। कुछ नहीं तो अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस ही लगा लिया करो। ठीक है ना, तो इससे अच्छी ही चीज़ है भाई, एजुकेशन वाला ही चीज़ है, इससे भला ही होगा, जो भी देखेगा उसका भी फायदा ही होगा। तो आप लोग जो है प्लीज़ ऐसा ज़रूर करें, और ये बहुत ज़रूरी है शेयर करना, क्योंकि आप लोग शेयर करोगे, सपोर्ट करोगे, तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम आगे बढ़ेंगे तो आपको और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट सही समय पर पहुंचा पाएंगे। तो इसलिए शेयर ज़रूर करें। हाल ही में जारी डीएचएल कनेक्टेडनेस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो डीएचएल की कनेक्टेडनेस इंडेक्स में भारत दोस्तों आ गया है 62वें स्थान पर। भारत की ये एक अच्छी रैंक मानी जा रही है, क्योंकि पिछली बार के मुताबिक इन्होंने सुधार किया हुआ है। यहाँ पर देखिए, ग्लोबलाइजेशन इज नॉट डाइंग बट इज थ्राइविंग। इंडिया सिक्योर्स 9th प्लेस इन ग्लोबल ट्रेड ब्रेथ रैंकिंग ग्लोबल कनेक्टेडनेस रिपोर्ट। तो ग्लोबल कनेक्टेडनेस रिपोर्ट पर ये जो अभी पब्लिश हुई है 13 मार्च 2024 को, इसमें ये बात कही गई है। इसमें डिटेल नहीं दिख रहा है, चलो मैंने लिख रखा है तो यहाँ पर देख लो। भारत 2022 में 67वें स्थान से 2023 में 62वें स्थान पर आ गया है। अच्छा, ये ग्लोबल कनेक्टेडनेस इंडेक्स जो है ये 2023 है। ठीक है, किसके द्वारा जारी की गई है? डीएचएल के द्वारा। तो भारत अब 62वें स्थान पर, 62nd स्थान पर है, 67वें से घट करके। पहले पर टॉप 3 पर कौन है? तो सिंगापुर है टॉप पर, सेकंड पर नीदरलैंड और थर्ड पर है आयरलैंड। अब आप कहोगे ये ग्लोबल कनेक्टेडनेस है क्या? इसको तो समझा दो। देखो, ग्लोबली कितना कौन सा देश कनेक्टेड है, इसको लेकर के ग्लोबल कनेक्टेडनेस इंडेक्स जारी की गई है। अब इसमें देखा जाता है कि आपके रिलेशंस कैसे कैसे हैं, कितने अच्छे हैं। अभी आप जैसे, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल एग्जांपल, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। दो देश आपने सुने होंगे, एक उत्तर कोरिया, एक दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत सारे इंडिया के भी इन्फ्लुएंसर और टेक जो यूट्यूबर हैं ये सब भी जा चुके हैं, आपने देखा भी होगा, अक्सर जाते आते भी रहते हैं। और भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी जाते रहते हैं दक्षिण कोरिया में। कभी उत्तर कोरिया में सुने हो किसी को जाते हैं? उत्तर कोरिया में किम जोंग उन वाला, तो उसकी कनेक्टिविटी कम है, लेकिन दक्षिण कोरिया की ज्यादा है कनेक्टिविटी। ऐसे ही ऐसे ही देखा जा रहा है कौन से देश की कनेक्टिविटी कितनी ज्यादा है। अब देखो, सिंगापुर जब भी पासपोर्ट की रैंकिंग आती है टॉप पर रहता है। क्यों? क्योंकि इनका वीजा फ्री एक्सेस बहुत ज्यादा है, और इनसे लोगों की कनेक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा है। तो वीज़ा फ्री एक्सेस के मामले में भी ज़्यादा है और कनेक्टिविटी भी ज़्यादा है, इसलिए ये टॉप पर है। हम लोग जो है 62वें स्थान पर है। हम लोग की कनेक्टिविटी, अभी भी कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर हम लोग के लोग नहीं जाते, जैसे पाकिस्तान हो गया, जैसे और भी ऐसे बहुत सारे देश हैं जो उतने कठिन देश हैं, मतलब उतना अच्छे से कनेक्टिविटी वहाँ की नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ और इंडेक्स हैं, इनको देख लीजिए। वीडैम की अभी लोकतंत्र सूचकांक आई थी, इसमें 104 पे हैं हम लोग। यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक में 134वें पर हैं। यूएनडीपी की लैंगिक असमानता सूचकांक में, जेंडर इनइक्वलिटी में 108वें पर हैं। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा सूचकांक में हम लोग हैं 42वें स्थान पर, और साइबर क्राइम रिपोर्ट में 80वें स्थान पर। वहीं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85वें स्थान पर। ठीक है जी, एक और जरूरी बात, आज लास्ट डे है इसके सेल का, टेक्स्ट बुक का। तो 219 में टेक्स्ट बुक पास और 307 में आप टेक्स्ट बुक पास प्रो आप ले सकते हो। एमजेटी कूपन कोड यूज करोगे तो 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। एक और जरूरी बात, सबसे ज्यादा जरूरी बात, यहाँ पर देखो, सिलेक्शन पाओ फुल रिफंड ले जाओ करके एक नया इनिशिएटिव इनका शुरू किया गया है कि अगर आप सिलेक्शन पाते हो तो रिफंड भी आपको मिल जाएगा यूपीआई के थ्रू। अब इसको लेकर के कुछ लोग ये कमेंट कर रहे थे कि भाई ये तो बस ऐसे ही किया गया है, ऐसा वैसा। तो देखो, इसको आप मोटिवेशन के रूप में लो ना, कि आप सिलेक्शन लोगे ही लोगे, इस बात की भी एक श्योरिटी हो जाएगी कि हम सिलेक्शन लेंगे और पैसा वापस लेंगे। माना कि ठीक है, चलो सिलेक्शन लोगे आप, तो फिर ये 300 रुपये आपके लिए कुछ नहीं रहेंगे, लेकिन एक मोटिवेशन तो होगा। अवार्ड होता है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, वो अनमोल होता है। तो इसलिए आप जो है
इसको ले सकते हो। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एमजेटी कूपन कोड यूज करना, 12% का डिस्काउंट मिलेगा। आज लास्ट डे की सेल है, तो आप इसका जरूर फायदा उठाइए। किस शहर को नेपाल की पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया? तो दोस्तों नेपाल की पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है पोखरा को। देखो पोखरा जो है ये बहुत ही चर्चित स्थल है, और यहाँ से अभी मुझे याद है प्लेन क्रैश भी अभी कुछ महीने क्या, 1 साल 1.5 साल हो गए शायद, यहाँ पर हुआ था आसपास में। तो नेपाल की पर्यटन राजधानी यहाँ घोषित किया गया है। पर्यटन के लिए काफी ज्यादा ये फेमस क्षेत्र है पोखरा, ठीक है ना, नेपाल में पड़ता है। तो इसको टूरिज्म कैपिटल के रूप में यहाँ पर नेपाल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। टूरिज्म कैपिटल घोषित करने से क्या होगा, इसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे जैसे अभी देखो पोखरा को हम लोग जान गए, हमारे थ्रू आप लोग जान गए, तो वहां पर जाने की इच्छा होगी कि भाई क्यों टूरिज्म कैपिटल किया गया, ऐसी क्या खास बात है। तो यही चीज जैसे जीआई टैग हम लोग दे करके करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट जब जीआई टैग देती है किसी प्रोडक्ट को, तो लोगों को उसके बारे में जानने की इच्छा होती है कि ये क्या चीज है भाई, क्यों जीआई टैग दिया गया, क्या ऐसी खास बात है, तो हम भी लाओ जरा चख कर देखें। तो ऐसे ही यहाँ पोखरा को टूरिज्म कैपिटल बनाया गया है, जिससे इसकी ब्रांडिंग बढ़ जाए। तो यहाँ पर गंडकी प्रांत में स्थित है ये नेपाल में, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सुरेंद्र राज पांडे। जैसे अपने यहाँ राज्य होते हैं ना, वैसे पाकिस्तान नेपाल इन सब जगह प्रांत होते हैं, तो प्रांतों के मुख्यमंत्री होते हैं। अपने यहाँ जैसे राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, तो यहाँ पर सुरेंद्र राज पांडे इसके मुख्यमंत्री हैं। वैसे नेपाल की बात करें तो भारत का पड़ोसी देश है, लैंडलॉक्ड कंट्री है, काठमांडू राजधानी है, रामचंद्र पौडेल इसके राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कुमार दहल, जिन्हें हम लोग प्रचंड के नाम से जानते हैं। नेपाली रुपया यहाँ की करेंसी है। क्लियर है ना? चलिए अगला। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमितिये 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? लेमितिये ये बहुत ही पुराना सैन्य अभ्यास है, द्विवार्षिक है, हालांकि भारत और सेशल्स के बीच में होता है, और ये सेशल्स में ही होता है लेमितिये। तो लेमितिये अभी फिर से शुरू हो चुका है। इसका 10वां संस्करण इस बार आयोजित किया जा रहा है लेमितिये, ठीक है। इंडियन आर्मी जो है ये जा चुकी है वहां पर इस ज्वाइंट एक्सरसाइज में हिस्सा लेने। तो कहां पर हो रहा है? सेशल्स में हो रहा है। कौन सा संस्करण? 10वां संस्करण। 18 मार्च से 27 मार्च तक 10 दिनों का ये अभ्यास है। लेमितिये का मतलब होता है मित्रता, ठीक है। सन 2001 से इसकी शुरुआत हुई थी, और सेशल्स में ही आयोजित होता है। अभी सेशल्स में कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि कटलेस एक्सप्रेस शुरू हुआ है ये, लेकिन ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। इसमें अमेरिका, यूरोप के बहुत सारे देश, अफ्रीका के देश, ये सब शामिल हो रहे हैं। तो ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, और ये बायलेटरल एक्सरसाइज। बायलेटरल मतलब बाई कंट्री, दो ही कंट्री, और मल्टीनेशनल मतलब कई सारी कंट्री। ये कुछ और अभ्यास हैं आपके सामने लाए गए हैं, इनको आप रिकॉल कर लो। जैसे कटलेस एक्सप्रेस के बारे में हमने बात किया, मल्टीनेशनल है। समुद्री सुरक्षा बेल्ट, ये भी मल्टीनेशनल है, ओमान की खाड़ी में हुआ। भारत शक्ति, भारतीय सेना ने किया इसका, तीनों सेनाओं ने, और जैसलमेर राजस्थान पोखरण में हुआ ये। सी डिफेंडर जो है भारत अमेरिका के बीच में हुआ, और सी डिफेंडर हुआ पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भारत मलेशिया में हुआ, विशाखापत्तनम में। धर्म गार्जियन भारत जापान के बीच राजस्थान में हुआ, और शांति प्रयास 4 ये मल्टीनेशनल है, नेपाल में हुआ। ठीक है, याद रहेगा। आगे, हाल ही में किसने पेशेवरों की तरह गेम खेलने वाले एआई एजेंट सीमा को पेश किया? तो सीमा देखो लॉन्च हो चुकी है, ठीक है। सीमा पिछले 2023 में तो मतलब बहुत ज्यादा चर्चे में रही थी। तो ये पेशेवरों की तरह गेम खेलने वाला एक एआई है, एआई टूल है, एआई एजेंट है सीमा। इसको गूगल ने लॉन्च किया हुआ है, गूगल डीप माइंड ने। गूगल की ही एक समझ लो उसकी समझ चाइल्ड कंपनी है डीप माइंड, तो उसने ये लॉन्च किया हुआ है। ये जो सीमा है ना, ये सीमा 3 प्रकार के गेम खेलने में एक्सपर्ट है। नो मैंस स्काई, टीयर डाउन वेलहेम, और गोट सिमुलेटर 3। अब ये कौन कौन से गेम है मैं भी नहीं जानता हूँ, कभी इसके बारे में सुना नहीं हूँ। फिलहाल ये 3 गेम खेलने में एक्सपर्ट है। सीमा का फुल फॉर्म है स्केलेबल इंस्ट्रक्टरेबल मल्टी वर्ड एजेंट, ठीक है। तो ये एआई टूल है। अब आने वाले टाइम पर ऐसे ही एआई टूल डेवलप किए जा रहे हैं। पहले गेम खिलाएंगे, फिर रियल वर्ल्ड में उतार देंगे। देखो इसका उद्देश्य भी यही है कि ऐसे एजेंट बनाना जो हाई लेवल के रणनीतिक योजनाएं बना सकें। हाई लेवल के, अब देख रहे हो एआई कहाँ जा रहा है। पहले चैटबॉट शुरू हुआ, उसके बाद धीरे धीरे टीचर लॉन्च हुए, एंकर लॉन्च हुए, और अब देखो गेम खेलने वाले, और वो भी बिल्कुल प्रोफेशनल्स की तरह। ठीक है, आगे गूगल डीप माइंड ने बनाया है, तो गूगल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गूगल जो कंपनी है 1998 में सर्जेई ब्रिन और लैरी पेज ने मिलकर के स्थापित की थी। इसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई, भारतीय मूल के हैं। अल्फाबेट की ये मतलब इसकी पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, अल्फाबेट की ये चाइल्ड कंपनी है।
और कैलिफोर्निया यूएस में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, गूगल ने अभी जेमिनी और बार्ड को मर्ज कर दिया था। बार्ड इसका चैट बॉट था, जेमिनी इसने परचेज किया था, दोनों को मर्ज कर दिया। अब गूगल जेमिनी इसका एआई चैट बॉट के रूप में काम कर रहा है। अगला, 2024 के लिए संगीत अकादमी का संगीत कलानिधि पुरस्कार किसने जीता? तो दोस्तों, संगीत अकादमी ने अभी हाल ही में पुरस्कारों की घोषणा की है। 2024 के लिए संगीत कलानिधि का पुरस्कार इन्होंने दिया हुआ है अभी हाल ही में टी एम कृष्णा को। टी एम कृष्णा साहब हैं ये, और इनको संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा नीना प्रसाद को दिया गया है नृत्य कलानिधि। ध्यान रहे, टी एम कृष्णा को संगीत कलानिधि, नीना प्रसाद को नृत्य कलानिधि पुरस्कार दिया गया है। संगीत कलानिधि पुरस्कार जो होता है ना, ये कर्नाटक का ऑस्कर कहा जाता है, संगीत का ऑस्कर कहते हैं कर्नाटक में। तो चेन्नई में ये दिया गया संगीत अकादमी के द्वारा। थोदर मुदाबुसी कृष्णा को, यानी इनका पूरा नाम है टी एम कृष्णा, इनको दिया गया है। नीना प्रसाद को नृत्य कलानिधि। इसके अलावा और पुरस्कारों की अगर बात करें तो मृदंगम वादक परसला रवि जो हैं, वी रविचंद्रन नायर, और गायिका हैं गीता राजा, इनको संगीत आचार्य पुरस्कार मिला। इसके अलावा कुछ लोगों को टीटीके पुरस्कार दिया गया, जिसमें तिरुवैयारू ब्रदर्स नरसिम्हन और वेंकटेशन, और इसके अलावा वायलिन वादक एच के नरसिम्हा मूर्ति। ये सभी पुरस्कार हैं। इंपॉर्टेंट आपको यही दो नाम याद रखना है, इसलिए इन दोनों को टॉप पर रखा गया है। ठीक है, ये कुछ और पुरस्कार दिए गए हैं, एक बार अगर रिकॉल करना चाहो रिकॉल कर लो। ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को चमेली देवी जैन पुरस्कार मिला। अमिताभ घोष को इरासमस पुरस्कार मिला। रिकेन यामामोटो को दोस्तों प्रियजकर पुरस्कार मिला। राष्ट्रीय युवा संसद पुरस्कार यतिन भास्कर पाए, और सुनील मित्तल को नाइटहुड की उपाधि मिली है। नेल्सन मंडेला पुरस्कार नीमहंस को मिला है। प्यारेलाल शर्मा को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। आई होप आपको ये नीचे वाले तो बिल्कुल रटे हो गए होंगे, बहुत बार मैंने रिकॉल करा दिया आपको, है ना। ये नीचे से ऐसे एक एक लाइन हटती जाती है, ऊपर से एक एक लाइन जुड़ती जाती है, तो इस प्रकार से आपका कम से कम 10 बार रिवीजन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी 10 सर्वश्रेष्ठ पनीर डेजर्ट की सूची में भारत की रसमलाई किस स्थान पर है? तो दोस्तों, 10 सर्वश्रेष्ठ पनीर डेजर्ट की सूची में भारत की रसमलाई दूसरे स्थान पर आई हुई है। रसमलाई देख करके मुंह में थोड़ा सा पानी ला लो। ये बहुत ही फेमस जो है डिश है, आप जानते हो, मिठाई है, डिश नहीं कहेंगे मिठाई है रसमलाई। और इसको दुनिया की, विश्व की टॉप अभी 10 ऐसी पनीर डेजर्ट की लिस्ट जारी की गई, जिसमें इसे दूसरा स्थान मिला। पहला स्थान मिला है दोस्तों पोलैंड के सेरनिक को, तो ये पहले स्थान पर है। दूसरे पर रसमलाई है। एटलस के द्वारा ये जारी की गई है, एक फूड कंपनी है, वो वाला एटलस मत समझिएगा, मैप वाला। तो ये लोकप्रिय मिठाई है, मलाई का मतलब क्रीम और रस का मतलब जूस। ठीक है, तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा आसान भाषा में। तो देखो, जैसे कि मेरी टैगलाइन है आसान भाषा में, कोशिश मेरी रहती है कि आपको आसान से आसान लैंग्वेज में समझाना। वैसे आपकी टैगलाइन होनी चाहिए वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और आपको आने वाले समय में और बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का मन बनता है। तो आप प्लीज जरूर ऐसा किया करो। अब ऐसा भी नहीं है कि नहीं शेयर करोगे तो अच्छा कंटेंट नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा कंटेंट देने का प्रयास हमेशा से ही रहता है, आपको देंगे ही, लेकिन शेयर कर दोगे तो और अच्छी बात रहेगी। भारत को पोलियो मुक्त देश कब घोषित किया गया था, ये कल का क्वेश्चन है। तो 2014 में मार्च महीने में घोषित किया गया था। 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव आयोजित होगा, तो 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने जा रहा है। इसके अलावा आज आपको बताना है WPL 2024 में ऑरेंज कैप किसने जीता। अच्छा, कल मैंने दिन में WPL पर मैंने आपको टॉप 20 क्वेश्चन की एक वीडियो दी हुई है। तो देखो, इसको बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं है। ऐसी वीडियोज जब आए जो टॉपिक स्पेशल होती हैं, उसको जरूर देखा करो, क्योंकि वो बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर आती हैं। तो आप कोई जरूरी नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर मैं कितने क्वेश्चन बता दूंगा, डेली करंट अफेयर में एक क्वेश्चन लेकर के उसमें कितना ही पॉइंट आपको बता दूंगा। जब मैं कोई एक्स्ट्रा एक लेकर आऊँ तो इसका मतलब समझो उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे, इसीलिए वो अलग से लाई गई वीडियो, उसको देखना जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं WPL से, आप इसको जरूर देखिएगा। आज आपको बताना है दूसरा क्वेश्चन, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में है। दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है, जरूर बताइए कमेंट करके। और जो लोग टेक्नीशियन और लोग को पहले की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रैक्टिस सेट मैंने डिजाइन किया हुआ है, आप इसको परचेज कर सकते हैं अमेजन पर जा करके। इसके अलावा इस वीडियो की PDF वगैरह भी मिल जाएगी। टेक्नीशियन का भी बैच आ गया है, RPF का बैच आ गया है, आप ज्वाइन उसे कर सकते हो। किसी भी सहायता के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और नंबर भी दिया गया है। टेलीग्राम पर आपको इसकी PDF मिलेगी, MGT ऐप पर इसकी क्विज मिलेगी, और व्हाट्सएप चैनल पर इसका वन लाइनर मिलेगा। मैं आपको कल मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।